साल भर में ही विधवा हो चुकी राधा ससुराल वालों के अत्याचार को सहती रही। उसकी सास उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। वह बहुत सीधी सादी थी, सब कुछ सहन करती रही और एक दिन उसके ससुर और देवर ने मिलकर उससे गलत काम करवाना चाहा। तब उस अनहोनी से बचने के लिए उसे ससुराल से भागना पड़ा। आखिर वह कहाँ गई और एक दिन अचानक वह मेरे सामने खड़ी थी और वह गर्भवती थी। उसकी ऐसी हालत देखकर मैं चौंक गई, क्योंकि वह तो आज फिर मैंने उसे छत पर देखा, अलगनी पर कपड़े सुखाते हुए। पीली ओढ़ा लिए, गोरा रंग, पतली काया, तीखे नैन नक्श, मंझला कद और हल्के प्रिंट वाली सफ़ेद साड़ी। चेहरे पर उदासी की परत। मुश्किल से 24 साल की होगी। मैं एक तक उसे देखती रही, मेरी तरफ पीठ होते हुए भी। शायद उसे मेरे घूरने का एहसास हो गया था। उसने पलटकर मुझे देखा तो मैंने मुस्कुराकर हाथ हिला दिया। एक पल ठिठक कर उसने हाथ जोड़ लिए। खाली बाल्टी उठाकर जाने के उपक्रम में मेरे टोकने पर रुक गई। सुनो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? जी राधा। फिर वह न रुकी, तेजी से सीढ़ियाँ उतर गई। मेरे पति ने रिटायर होने पर सरकारी मकान छोड़कर इसी कॉलोनी में 1-2 मंजिला मकान खरीद लिया था। मेरी बेटी कानपुर और बेटा चेन्नई में रहते थे। दोनों शादीशुदा थे। हमारा मकान और रमेश जी का मकान भी जुड़ा हुआ था, राधा के ससुर का। दोनों छतों के बीच एक 3 फीट की दीवार थी जो आसानी से फांदी जा सकती थी। सर्दियां शुरू होने पर मैं अक्सर छत पर गुनगुनी धूप का आनंद लेने चली आती थी। राधा से छत पर ही 2-3 बार मुलाकात हुई थी, लेकिन बात कुछ आगे न बढ़ सकी। उसके रूखे हाव भाव से ही मैं समझ गई थी कि इस स्त्री से दूरी बनाए रखने में ही भलाई है। मेरी बगल वाली दूसरी पड़ोसन सुनीता उतनी ही बातूनी थी जितनी शांति मितभाषी। उसी से पता चला कि रमेश जी की परचून की दुकान है बाजार में। छोटा बेटा 12वीं में पढ़ता है और बड़ा बेटा पिछले वर्ष एक दुर्घटना का शिकार बन गया। राधा उसी की विधवा है। बेचारी की शादी को 1 साल ही हुआ था कि उसका सुहाग उजड़ गया। पति जिस निजी कंपनी में क्लर्क था, वहां मिन्नतें कर रमेश जी ने राधा को बेटे की जगह नौकरी पर लगवा दिया। घर पर आते पैसे तो सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन बहू के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। शांति तो उसे यही ताना देती है कि डायन आते ही मेरे बेटे को खा गई। घर का सारा काम राधा को सौंपकर खुद आंगन में बैठी पान चबाती रहती है और मोहल्ले की औरतों के साथ बहू पुराण सुनाती और सुनती रहती है। बेचारी राधा दफ्तर और घर के काम निपटा थककर देर रात सोने जा पाती है। सुना है बीए पास है। मेरे पूछने पर कि पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर होने पर भी वह इतनी दबी सहमी सी क्यों रहती है। अरे कहाँ की आत्मनिर्भर, तनख्वाह के सारे पैसे तो शांति पहले ही दिन हड़प लेती है। इसे रोटी पानी दे रही है, यह क्या कम एहसान है उसका? सुनीता हाथ नचाते हुए बोली। यह सब जानकर मुझे उस पति विहीन संतानहीन युवती से, जो कि एक नारी की यातना से भरा जीवन जी रही थी, एक करुणा भरी सहानुभूति सी हो गई। मैं उससे बात करने का जब तब बहाना ढूंढती रहती थी, पर वह छत पर बहुत कम आने लगी थी। राधा की सास की कर्कश आवाज़ मुझे अपने कमरे तक सुनाई दे जाती थी। मैंने जवाब में कभी राधा का स्वर नहीं सुना। जाने किस मिट्टी की बनी थी, सहनशीलता की प्रतिमूर्ति थी वह। एक दोपहर जब राधा छत पर सूखते कपड़े उठाने आई तो हमारी आंखें चार हुई। मैं मुस्कुराई तो उसने नमस्ते की। मैंने पहले से ही एक प्लेट में कुछ मठरियाएं और नींबू का अचार रखा था। उसे पास बुलाकर कहा, बेटा जरा देखना तो मठरी कैसी बनी है, आज ही बनाई है। राधा ने संकुचाते हुए आधा टुकड़ा मठरी का अचार के साथ लगाकर खाया और मुस्कुराते हुए बोली, आंटी जी बहुत स्वादिष्ट बनी है। फिर और लो, वरना मैं सोचूंगी मेरा दिल रखने को कह रही हो। कहते हुए मैंने 2 मठरियाएं और उसकी प्लेट में डाल दी। मैंने मनोहार कर उसे थोड़ा बहुत खिलाया तो मन को बहुत सुकून मिला। फिर तो मैंने अपनी ड्यूटी ही लगा ली उसे खिलाने पिलाने की। छत पर जो छोटा सा कमरा था उसमें नमकीन, मिठाई, शक्करपारे, मठरी, पापड़ इत्यादि का स्टॉक रखने लगी। सुबह का सारा काम निपटाकर मैं छत पर निवार की खटिया पर धरना देकर बैठ जाती और राधा की राह तकती। जब कभी वह दिख जाती तो बहाने बनाकर उसे कुछ न कुछ जरूर खिला देती। वह भी मुझसे घुल मिल गई थी। मुरझाया चेहरा मुझसे बात करके खिल उठता तो मेरी छाती ठंडी हो जाती। उसकी हंसी के पीछे छुपी एक पीड़ा का एहसास होता था, पर नीली आंखें अपने अंदर आंसुओं का समंदर दबाए रहती थी। एक रविवार मैंने मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाया और चल पड़ी छत की ओर। राधा मुंडेर पर बैठी अपने गीले बाल सुखा रही थी।
हम दोनों बातें करते हुए भोजन का आनंद ले रहे थे कि शांति दबे पांव वहाँ कब आ पहुंची, हमें पता ही नहीं चला। अच्छा, तो यहाँ ये सब चलता है, तभी मैं कहूँ छत पर इतनी देर क्यों लगती है कर्मजली को। शांति की तहजीब सुनकर राधा के हाथ से प्लेट छूट गई। सहम कर सिर ढकते हुए वह तीर सी सीढ़ियाँ उतर गई। मुझे खा जाने वाली निगाहों से देखते हुए शांति बोली, देखो बहन जी, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती, लेकिन आप मेरी बहू से दूर ही रहो। यह खाना खिलाकर आप क्या साबित करना चाहती हो कि हम उसे खाने को नहीं देते? पता नहीं उसे क्या पट्टी पढ़ाती रहती हो। मैं हक्की बक्की थी, कुछ कहने को मुंह खोलती उससे पहले ही वह धम धम करती सीढ़ियों से उतर गई। काफी समय तक उसके राधा पर बरसने की आवाजें आती रही। इस घटना के बाद राधा का छत पर आना लगभग बंद ही हो गया। शायद तब आती हो जब मैं छत पर नहीं होती थी। एक बार राधा ने पूछा था कि वह मुझे मौसी जी कह सकती है। अपना पंसा लगता है। मैं गदगद हो उठी थी। खुद पर मान भी आया कि एक उदास सहमी सी लड़की को मैंने हंसना बोलना सिखा दिया। मैं उसके सुने जीवन में एक ताज़ी हवा का झोंका बनकर आई थी, लेकिन उसकी सांस ने उसे फिर एक घुटन और सर्द खामोशी में दूषित माहौल में जीने को विवश कर दिया। सुनीता यह ताड़ गई थी कि मेरे दिल में राधा के प्रति प्रेम और करुणा है। बस रोज़ ही आकर शांति के दुर्व्यवहार और अत्याचार की खबरें मुझे सुना जाती थी, जिससे मेरा मन और व्यथित हो जाता था। मेरे पति अक्सर मुझे यही समझाते रहते थे कि दूसरों के जीवन में दखलंदाजी मत करो और इस सुनीता से भी दूरी बना लो, जिसका काम इधर की बात उधर करना है। मुझे उनकी बात ठीक लगी और मैंने आंगन में बैठना ही छोड़ दिया और बाहर का दरवाज़ा भी बंद ही रख दी। करीब 3 महीने बाद की बात है। सुबह सुबह रमेश जी के घर से शोरगुल की आवाज़ें आने लगी। तभी सुनीता ने दरवाज़ा खटखटाकर मुझे बाहर बुलाया और कहा, जल्दी से छत पर आ जाओ, बड़ी मज़ेदार खबर है। मैं अपने नारी सुलभ जिज्ञासु स्वभाव के चलते फटाफट ऊपर छत पर चली गई। सुनीता पहले से ही मेरी छत पर मौजूद थी और छत के अगले हिस्से पर आने का इशारा करने लगी। वहां से रमेश जी का खुला आंगन दिखाई देता था। उनके घर पुलिस आई हुई थी। रमेश दंपति हाथ नचा नचाकर कुछ बता रहे थे और इंस्पेक्टर बयान लिख रहा था। आवेश में चिल्लाते स्वरों से मैं कुछ समझ न पाई। हाँ, इंस्पेक्टर के शांत और रोबदार स्वर अवश्य कुछ कान में पड़े। आपको कब पता चला, किसके साथ गई है आदि? मैंने प्रश्नवाचक दृष्टि से सुनीता को देखा तो वह आंखें मटका बोली, अरे बहन जी, राधा भाग गई, पता नहीं किसके साथ। उसका नैन मटक्का चल रहा था, बड़ी चालू निकली, कैसी सीधी सादी लगती थी। मैं हतप्रभ से उसे देखती रह गई। उसका प्रलाप अब मेरे कानों में नहीं पड़ रहा था। सिर में जैसे हथौड़े बज रहे थे। मैं सिर पकड़कर नीचे बैठ गई। बहन जी, आप ठीक तो हैं, इतना मत सोचो। अच्छा है राधा इनके चंगुल से छूट गई। मैं उसे इशारे से बता नीचे उतर आई। पतिदेव दरवाजे पर खड़े किसी से बात कर रहे थे। पड़ोसी सभी इस सनसनीखेज खबर पर अपनी अटकलें लगा रहे थे। मैं सीधी जाकर पलंग पर लेट गई। राधा के व्यक्तित्व के साथ उसका उठाया हुआ यह कदम मेल नहीं खा रहा था। यह तो बड़ी शालीन और संस्कारी युवती थी। कहीं ऐसा तो नहीं तंग आकर उसने खुदकुशी कर ली हो या फिर शांति ने ही उसका गला दबा दिया हो। नहीं, यह मैं क्या अशुभ सोचने लगी। पतिदेव अंदर आए तो मुझे सिर पकड़े लेटे देख बोले, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुमने अपनी बीपी की दवाई ली या नहीं? प्रश्नों को अनसुना कर मैंने खुद सवाल दाग दिया। जरा बताओ तो बाहर लोगों से क्या खबर लेकर आए हो? मैं उठकर बैठ गई। कलेजा जोरों से धड़क रहा था कि न जाने क्या सुनने को मिले। अरे भाई, जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता है भाग गई, कोई कहता है नदी में कूद गई। पुलिस को रमेश परिवार पर भी शक हो रहा है कि इन्होंने ही कुछ कर दिया हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर इंस्पेक्टर खड़ा था। उसने कहा, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। श्रीमती शांति का कहना है कि आपकी उनकी बहू के साथ खूब पटती थी। शायद आपको पता हो कि वह कहाँ गई है। इंस्पेक्टर मुझ पर ही नजरें गड़ाए बोला। मुझे शांति पर बड़ा गुस्सा आया। मुझे क्यों फंसा रही है यह औरत? पतिदेव ने आंगन में पड़ी कुर्सी की ओर इशारा करते हुए इंस्पेक्टर को बैठने को कहा। मैंने इंस्पेक्टर को बताया कि कभी कभी छत पर राधा से बात हो जाती थी, लेकिन उसकी सास को पसंद नहीं था राधा का किसी से बातचीत करना, इसलिए उसने छत पर आना ही छोड़ दिया था। मेरी तो कई दिनों से न उससे बात हुई और न ही उसे देखा। इंस्पेक्टर बयान नोट करके चला गया। लोग भी तितर बितर हो गए। शांति का अनर्गल प्रलाप घंटों चलता रहा।
राधा का कुछ पता नहीं चला और धीरे धीरे जैसे यह बात उठी थी वैसे ही दब भी गई। राधा की माँ खबर मिलने पर आई थी, लेकिन शांति ने राधा पर इतने लांछन लगाए कि बेचारी रोती कलपती उल्टे पांव लौट गई। हल्की हल्की सर्दी की शुरुआत हो चुकी थी। अचानक हमें कानपुर जाना पड़ा। बेटी का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, उसकी देखभाल की ज़रूरत थी। एक दिन मैं बाजार सब्जी लेने गई तो साथ वाली दुकान पर मोल भाव करती महिला की आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी। सब्जी वाले को पैसे देकर जैसे ही वह पलटी, हमारी आंखें चार हुईं। हम दोनों ही सकपका गए, क्योंकि इस तरह अचानक मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। पहले राधा ने ही बढ़कर मेरे पांव छू लिए। मौसी जी, कैसी हो आप? यहाँ कैसे? अच्छा, दीदी के पास आई होंगी। उसे याद था कि मेरी बेटी कानपुर में रहती है। इस राधा और पहले वाली राधा में कोई समानता नहीं थी। यह तो एक ताज़े खिले पुष्प की भांति अपने नाम को सार्थक कर रही थी। भरा भरा शरीर, तनाव रहित चेहरा। अरे, मेरी नज़र उसके पेट के उभार पर जा अटकी। उसने आंचल ठीक करते हुए पेट से सब्जी का थैला टिका लिया। मेरी निगाहों ने उसका मुआयना करते हुए माथे पर लगी बिंदी और मांग के सिंदूर को भी देख लिया। तो लोग सच ही कह रहे थे कि वह किसी के साथ मुंह काला करके ही भागी थी। कहाँ मैं ये सोचकर संतुष्ट थी कि यह रमेश जी के नर्क से छूट गई थी, लेकिन आज उसे एक विवाहित स्त्री जैसा श्रृंगार किए देख मन में तृष्णा से भर गया। मेरे मन में बसी उसकी शालीन छवि कहीं खो गई। हृदय चोटिल हो उठा। मेरे मन के भावों को चेहरे पर पढ़कर वह मेरा हाथ पकड़कर एक ओर ले गई। बोली, मौसी जी, आप भी औरों की तरह मुझे कलंकिनी समझ रही है ना? मुझे औरों की परवाह नहीं, लेकिन आप मुझे गलत समझेंगी तो बहुत पीड़ा होगी। मैंने ऐसा कदम क्यों उठाया, ये सुनाए बिना मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी। मैं यंत्रवत उसके साथ चलती गई, जैसे मुझे सांप सूंघ गया हो। वहाँ से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। महीनों से मन में दबे प्रश्नों के उत्तर पाने की उत्कंठा दिल में उछाल मार रही थी। मैंने अपनी बेटी को फ़ोन करके बता दिया कि मैं घर देर से आऊँगी। हम पास में ही एक पार्क की बेंच पर जा बैठे। मौसी जी, आप मुझसे नाराज़ हैं ना? सच बताइए। मैं तब तक अपनी सकपकाई स्थिति से बाहर आ चुकी थी। शांत स्वर में कहा, लोगों की इस बात पर मुझे कतई विश्वास नहीं हुआ था कि तुम किसी के साथ भाग गई हो। मुझे लगा था कि अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए या तो तुमने स्वयं का अंत कर लिया है या फिर अपनी माँ के पास चली गई हो। लेकिन तुम्हारी माँ के वहाँ आने पर यह आशा तो खत्म हो गई कि तुम माँ के पास हो। मेरा यह शक भी दूर हो चुका था कि तुमने आत्महत्या की होगी, क्योंकि तुम्हारी लाश भी नहीं मिली थी। लेकिन तुम्हारा यह रूप देखकर मुझे धक्का लगा कि मेरी राय तुम्हारे बारे में कितनी गलत थी। अगर तुम्हें किसी के साथ घर बसाना था तो घर में साफ साफ क्यों नहीं बता दिया? तुम बालिग थीं, तुम्हें तो कानून भी नहीं रोक सकता था शादी करने से। आवेश में इतनी लंबी बात कह देने से मैं हाफ गई। राधा को देखा तो वह पल्लू से आंखें पोंछ रही थी। मौसी जी, मैं वहाँ से इस तरह निकलूं, मैंने खुद सपने में भी नहीं सोचा था, परंतु तकदीर ने मुझे ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया था कि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। जानती है मेरे भागने से कुछ दिन पहले मेरे साथ क्या घटना घटी? हमेशा की तरह उस रात भी मैं करीब 11 बजे काम निपटा के अपने कमरे में चली गई। इतनी थकी थी कि बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। कुंडी लगाना भी याद नहीं रहा। कुछ देर बाद ऐसा लगा जैसे कोई मुझसे लिपट कर सोया हुआ है। गर्दन पर गर्म सांसें महसूस कर मैं घबरा कर उठने लगी तो उसने मुझे दबोच लिया और गंदी हरकतें शुरू कर दी। अब तक मेरी आंखें अंधेरे में खिड़की से आती रोशनी में देखने की अभ्यस्त हो चुकी थी। अपने देवर अमित को देखकर मेरे गले से जोर की चीख निकली और पूरी ताकत से उसे धक्का देकर मैं बेड से उतर गई। छी अमित, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी भाभी के साथ ऐसा करते हुए? तुम तो मेरे छोटे भाई जैसे हो। मैं भागकर दरवाज़ा खोल बाहर निकल गई और माँ जी को आवाज़ देने लगी। अमित मुझे धक्का देकर अपने कमरे की ओर भाग निकला। माँ जी और बाबूजी आंखें मलते अपने कमरे से बाहर निकल आए। अरे नास पीटी, क्यों इतनी रात को चिल्लाकर हमारी नींद खराब कर रही है? माँ जी मेरे करीब आते हुए बोली। मैं थर-थर कांप रही थी। रूंधे स्वर में उन्हें सब कह सुनाया। सुनकर वह दोनों सकपका गए, लेकिन मुझ पर ही दोष लगाते हुए कहने लगे कि अमित तो अभी बच्चा है, तेरी ही नीयत में खोट है। मेरे बच्चे पर खुद डोरे डालती है और लांछन उस पर लगाती है। मैंने कसम खाकर कहा कि मैं सच कह रही हूँ, मगर वह नहीं माने। तभी नाटकबाज अमित ऐसे बाहर आया जैसे हमने उसकी नींद खराब कर दी हो।
मम्मी, ये क्या शोर मचा रखा है? आपके ड्रामे कभी खत्म नहीं होते। भाभी को सुबह डांट लेना। जैसे ही वे जाने को मुड़े, माँ जी ने पूछा, क्या तू अभी भाभी के कमरे में गया था? क्या मजाक कर रही हो मम्मी? मैं 10 बजे ही सो गया था। कल मुझसे तेरी जवानी तेरे बस में नहीं है और तू कहीं जाकर टूट मर। मुझे कोसते हुए माँ जी अपने कमरे में चली गईं। ससुर जी गहरी नजरों से मुझे देखते वहीं खड़े रहे, फिर मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए पीठ तक ले गए। क्या मैं पुरुष स्पर्श को पहचानती नहीं थी? यह पिता का वात्सल्य भरा स्पर्श तो नहीं था, बल्कि एक छिछोरे पुरुष का हाथ था जो मेरी कमर पर सांप की तरह रेंग रहा था। मैं चिहक कर पीछे हटी और दरवाज़ा बंद कर पलंग पर जा गिरी। मुझे अब वह घर एक जेल की कोठी लग रहा था जहां रक्षक ही भक्षक बन चुके थे। मैं सुबह घर का काम निपटाकर ऑफिस के लिए निकल पड़ी। घर का तनावपूर्ण माहौल मुझे खाए जा रहा था। जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था, वहां मुझे काम समझाने के लिए एक सीनियर क्लर्क की ड्यूटी लगाई गई थी। वह बहुत गंभीर और शांत प्रकृति के इंसान थे। करीब 38 वर्ष के आसपास आयु होगी उनकी। काम में कोई मुश्किल आती तो उनसे मदद ले लिया करती थी। उस दिन मुझे उदास और लाल आंखें देखकर मेरी टेबल पर आकर बोले कि यदि तबीयत ठीक नहीं है तो छुट्टी ले लो, तुम्हारा काम मैं देख लूँगा। मैं तो घर से छुटकारा पाने आई थी। इतनी जल्दी फिर से उस घुटन भरे माहौल में जाना असंभव था, इसलिए कह दिया कि ठीक है। लंच टाइम में भी वहीं बैठी रही। टिफ़िन तो लाई नहीं थी और न ही कुछ खाने का मन था। वह फिर मेरे पास आकर बैठ गए। राजेश बाबू नाम था उनका। राधा जी, कोई बात ज़रूर है, वरना आप इतनी परेशान नहीं होती। उस समय मुझे किसी हमदर्द, किसी अपने के सहारे की ज़रूरत थी। इतने दिनों से मुसीबतों का सामना अकेली करती आ रही थी, लेकिन रात की घटना से मेरे सब्र का बांध टूट गया था। उनके अपनेपन से हाल पूछने पर मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मेरी हालत देखकर वह घबरा गए और मेरा सिर सहलाने लगे। उनका स्पर्श बाबूजी जैसा घिनौना नहीं था, बल्कि एक संवेदनशील स्पर्श था जो मेरे मन के घाव पर मरहम का काम कर रहा था। मुझे पानी पिलाकर प्रेम से बोले कि मुझ पर भरोसा है तो बताओ क्या बात है, शायद मैं कुछ मदद कर पाऊँ। मैंने उन्हें रात की घटना अक्षरशः सत्य बता दी। उनके चेहरे पर क्रोध के भाव और माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। उन्होंने मुझे सांत्वना देते हुए समझाया कि निडर बनो। एक कागज़ पर अपना पता और फ़ोन नंबर लिखकर देते हुए कहा कि जब भी उनकी मदद की ज़रूरत हो मैं संकोच न करूं। मन का गुब्बार निकल जाने से मैं हल्की महसूस कर रही थी। उन्हें शुक्रिया कहे मैं वॉशरूम में जाकर मुंह धोकर आई तो टेबल पर एक सेब रखा था। वह खाने का इशारा कर रहे थे। मैं उनकी बात न टाल सकी। शाम को घर पहुंचे तो तीनों राक्षस आंगन में ही मौजूद थे। अंदर पांव रखते ही उनके व्यंग्य बाण मुझे बेधने लगे। अवसर पाकर अमित मेरे कान में कह गया कि देख लिया, तुम पर कोई विश्वास नहीं करता और मैंने एक झूठी कहानी सुना दी है कि तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है। मेरी बात मान लो तो बच जाओगी। मैं आग्नेय नेत्रों से उसे घूरती हुई किचन में घुस गई। मैं अब अकेले में घबराने लगी और माँ जी के आसपास ही मंडराती रहती, जो उन्हें तनिक न सुहाता। मुझ पर उन्होंने चरित्रहीन होने का ठप्पा लगा दिया था। एक शाम जब माँ जी कीर्तन में गई हुई थी, बाबूजी ने बैठक में बुलाया। उनके साथ 2 धूत किस्म के आदमी भी थे। मुझे चाय बनाने का कहकर वह बातें करने लगे। चाय देने के बाद मैं लौटने लगी तो बाबूजी ने बैठने को कहा, मगर मैं खड़ी रही। राधा, ये बहुत बड़े व्यापारी हैं, इनसे मुझे बहुत बड़ा ठेका मिलने वाला है। तुम जरा तैयार होकर इन्हें राम मंदिर घुमा लाओ और हाँ, लौटते हुए इनके होटल से मसालों के सैंपल लेती आना। वह दोनों व्यक्ति मुझे ऊपर से नीचे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं उनकी मसाले की बोरी हूँ, जिसे छूकर उसकी गुणवत्ता की जांच करने वाले हों। वह लार टपकाते उन कुत्तों की तरह लग रहे थे जिनके सामने सुस्वादिष्ट भोजन पड़ा हो। रोज से बाबूजी को देखते हुए मैंने मना कर दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और माँ जी भी घर पर नहीं है तो खाना भी बनाना है। घंटे भर बाद माँ जी वापस आई। इससे पहले कि मैं कुछ कहती वह मुझ पर बरस पड़ी। तू तो चाहती ही नहीं कि हमारी तरक्की हो, लाखों का नुकसान करवा दिया। क्या होता अगर चली जाती तो? मगर माँ जी, वह शरीफ लोग नहीं लग रहे थे उनकी नज़रें। ओहो, बड़ी सती सावित्री बनती है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अमित ने सब बता दिया है हमें। माँ जी, अमित ने झूठ कहा है। चुप कर कमीनी, वरना घर से अभी निकाल दूंगी। रात को बाबूजी ने आवाज़ लगाई, बहू ज़रा आयोडेक्स लाना, पीठ में बड़ा दर्द है। माँ जी टीवी देखने में मग्न थी।
डरते हुए मैं बाबूजी के कमरे में पहुंची तो वह बिना बनियान पहने बेड पर औंधे लेटे थे। जरा मेरी पीठ पर मल दे, बड़ा दर्द है। मैंने अभी मालिश शुरू ही की थी कि वह पलटकर मुझे बाहों में भरते हुए बोले, तेरी शर्म निकाल देता हूँ, कल उन दोनों को भी खुश कर देना। मुझे पहले से ही शक था उनकी नीयत पर, इसीलिए मैं पूरी तैयारी करके आई थी। साड़ी में छुपाया बेलन मैंने उनके सिर पर दे मारा और बिना मुड़े भागती हुई घर से बाहर निकल गई। काफ़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे छुपकर मैंने ब्लाउज में छिपाया फ़ोन निकालकर राजेश बाबू को कॉल किया। फिर एक रिक्शा में बैठकर उनके घर की ओर चल पड़ी। वह रास्ते में ही स्कूटर पर आते दिखाई दिए। रिक्शा के पैसे दे वह मुझे स्कूटर पर बिठा अपने घर ले गए। उनकी माताजी और छोटी बहन मुझे प्यार से घर के अंदर ले गईं। मुझे पानी पिला थोड़ी दिलासा देने के बाद राजेश बाबू बोले, पहले रोना बंद करो और बताओ क्या हुआ। मैं जैसे जैसे घटनाएं दोहराती गई उनका क्रोध बढ़ता गया। वह मुट्ठियां कस रहे थे। आंटी जी और उनकी बहन प्रिया की आंखें भी नम हो गई थीं। बात खत्म होते ही आंटी जी ने मुझे गले में भर लिया। पीठ सहला हुए बोली, बेटी अब मुड़ के उस नर्क को देखना भी नहीं। तुम यहाँ सेफ हो, हम किसी को पता नहीं चलने देंगे, प्रिया ने कहा। अगले दिन सोमवार था। राजेश बाबू ने कहा कि वह ऑफिस में सामान्य रूप से व्यवहार करेंगे ताकि किसी को कोई शक न हो। लौट कर बताएंगे कि आगे क्या करना है। तब तक पड़ोसियों को भी खबर नहीं लगनी चाहिए कि राधा जी यहाँ पर हैं। उनके जाने के बाद आंटी और प्रिया जी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। उनके पूछने पर कि आगे के लिए मैंने क्या सोचा है, मुझे कुछ सूझा नहीं। मुझे तो अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मैं चुप बैठी रही, यह सोचकर कि कोई सहारा दे न दे मैं कहीं डूब मरूंगी और मेरे दुखों का अंत हो जाएगा। मैंने जब प्रिया जी से पूछा कि आपकी भाभी दिखाई नहीं दे रही, क्या कहीं बाहर गई हैं, तो एक ठंडी सांस भरकर वह बोली, मेरी भाभी नहीं है क्या? राजेश बाबू ने अब तक शादी नहीं की? नहीं, ऐसा नहीं है। आंटी जी ने बताया कि 8 साल पहले भैया दूल्हा बनकर चंदा भाभी को ब्याह कर लाए थे। खुशहाल परिवार था हमारा। साल भर बाद भाभी के गर्भवती होने की खबर सुनकर हम खुशी से झूम उठे और बच्चे के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। 7वें महीने में गोद भराई के बाद भाभी डिलीवरी के लिए मायके चली गई। बस फिर हमारा दुर्भाग्य उन्हें सदा के लिए हमसे दूर ले गया। प्रिया जी का गला भराया। बात का सूत्र हाथ में लेते हुए आंटी जी ने बताया कि वहां पर वह छत पर किसी काम से गई थी। उतरते समय साड़ी में पैर फंस जाने से खुद को संभाल न पाई और कई सीढ़ियां लुढ़कते हुए नीचे आ गई। सिर फट जाने से खून बहने लगा। बेहोश चंदा को हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चा पेट में ही मर चुका है और चंदा भी सीरियस है। हम खबर मिलते ही वहां पहुंचे, लेकिन चंदा भी अगले दिन हमें छोड़कर चली गई। राजेश की तो दुनिया ही उजड़ गई थी, पागल सा हो गया था। वक्त ने घाव पर मरहम तो लगा दिया, लेकिन वह हंसना मुस्कुराना भूल गया। दूसरी शादी के लिए भी राजी नहीं हुआ। मैं राजेश बाबू के जीवन में घटी इस दुखद घटना को सुनकर बुत सी बन गई। ऊपर से इतने शांत और हृदय में ज्वालामुखी दबाए राजेश बाबू का गंभीर चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया। उस समय मैं अपना दुख, भविष्य की चिंता सब भूल गई। जैसे मैं अपने जीवन साथी की मृत्यु की पीड़ा हृदय में बसाए बैठी थी, उसी प्रकार से वह भी इसी पीड़ा को भोग रहे हैं। शाम को राजेश बाबू कुछ देर से घर लौटे। हाथ में एक लिफाफा था। चाय पीते हुए बताया कि ऑफिस में पुलिस आई थी मेरे बारे में पूछताछ करने। राधा जी, आपको यहाँ रहने में खतरा है। आंटी जी बोली, लेकिन बेटा ये बेचारी कहाँ जाएगी? इसका तो कोई ठोर ठिकाना ही नहीं है। माँ, मैं इसका इंतजाम करके आया हूँ। लिफाफे को इंगित करते हुए वह बोले, इसमें 2 बुरके हैं। प्रिया और राधा जी का सुबह 4 बजे वाली बस पकड़कर कानपुर के लिए रवाना हो जाएंगी। हफ्ते भर बाद मैं और आप भी वहां पहुंच जाएंगे और इनका कुछ बंदोबस्त कर देंगे। आपस में सलाह मशविरा कर हम रात को जल्दी सो गए। प्रिया जी के पति हमें लेने कानपुर बस स्टैंड आ गए थे। उन्हें रात को ही फ़ोन पर बता दिया गया था। वह भी काफ़ी मिलनसार और हंसमुख स्वभाव के थे। जैसा तय हुआ था, शनिवार को राजेश बाबू भी अपनी माताजी के साथ कानपुर पहुंच गए थे। मैंने एक बात पर गौर किया कि जब मैं और राजेश बाबू इधर उधर होते तो बाकी तीनों लोग कुछ खुसर पुसर करने लगते और हमें आते देख चुप हो जाते। मुझे लगने लगा कि मैं उन पर बोझ बन गई हूँ और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मुझसे कैसे छुटकारा पाया जाए। आखिर एक शाम चाय पीते समय मैंने यह बात छेड़ दी कि मैं उन पर और बोझ नहीं बनना चाहती और वहाँ से चले जाना चाहती हूँ।
सहसा मेरा निर्णय सुनकर सब हतप्रभ रह गए। लेकिन आप कहाँ जाएंगी? राजेश बाबू एकदम बोल उठे। कहीं भी जहाँ किस्मत ले जाए, लेकिन ना तो तुम्हारे पास पैसे हैं न ही घर कहाँ रहोगी। ये प्रिया जी की आवाज़ थी। और जिन भेड़ियों से तुम बचकर आई हो, क्या वह कहीं और नहीं मिलेंगे? अकेली सामना कर लोगी उनका? आंटी जी उठकर मेरे पास आकर बोली। मैं मुंह बैठी आंसू बहाती रही। उन प्रश्नों का उत्तर स्वयं मेरे पास भी नहीं था। सोचा था कि यहाँ से निकलकर गंगा में जा डूब मरूंगी। अचानक संजय जी, प्रिया जी के पति ने जो कहा, जिसे सुन मैं और राजेश बाबू दोनों ही चौंक पड़े। देखो राधा, तुम और राजेश जी दोनों एक ही नाव में सवार हो। तुम दोनों ने ही अपने जीवन साथी को खोया है। तुम एक दूसरे के दर्द को महसूस कर सकते हो। क्यों ना तुम जीवन साथी बनकर एक दूसरे के जीवन में आई इस कमी को पूरा कर दो। संजय जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा। यह तो राधा जी की मजबूरी का फायदा उठाना हुआ। राजेश बाबू तैश में आकर बोले। देख राजेश, हम सभी ने सोच समझकर यह उचित फैसला लिया है। तुम कब तक अकेले जिंदगी काटोगे और राधा बेसहारा कहाँ धक्के खाती रहेगी? तुम्हारे रूप में उसे एक मजबूत और सम्मानित सहारा मिलेगा, और मुझे मेरी बहू। आंटी जी ने प्यार से मुझे गले लगा लिया। नहीं, ये ठीक नहीं है। राधा जी मेरे बारे में क्या सोचेंगी? उन्हें तो लगेगा उनकी मदद करने के पीछे मेरा अपना स्वार्थ था। आपने तो इनसे भी नहीं पूछा, अपनी राय इन पर थोप दी होगी। राजेश बाबू दुखी भाव से सिर झुकाए वहां से चले गए। मेरा दिल धड़कने की रफ्तार से चल रहा था। मैंने खुद इस विषय में नहीं सोचा था। उन तीनों का चुपके चुपके बात करने का आशय अब समझ में आया। अपनी बेचारगी पर मुझे रोना आ रहा था। शक भी हो रहा था कि कहीं यह परिवार भी बाद में अपना असली रंग न दिखा दे। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। मेरी जिंदगी की नाव तूफान में थपेड़े खाती इधर उधर डोल रही थी। कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। उन तीनों के तर्कों में दम था, बात में सच्चाई थी। यहाँ उनका संरक्षण भी था। बाहर जाकर आदमी रूपी खूंखार जानवर हर कहीं मिलेंगे। क्या पता कोई मुझे देह व्यापार में ही झोंक दे। यह कल्पना करते ही मैं सिहर उठी। क्या मैं यह फैसला स्वीकार कर लूं? यदि मेरी किस्मत में सुख लिखा है तो यही ठीक है। अगर यहाँ पर भी मेरे साथ गलत व्यवहार हुआ तो गंगा मैया तो आखिरी विकल्प है ही। मैं चुप बैठी उनकी दलीलें और सहारा देने की बातें सुनती रही। मुझे पसोपेश में डाले वह लोग वहां से उठ गए। कुछ घंटों बाद प्रिया जी मेरे पास आई और मेरा हाथ थामकर बोली, देखो राधा, हमने तो अपनी बात तुम्हें बता दी, लेकिन तुम्हारी स्वीकृति के बिना कुछ नहीं होगा। अब तक परिस्थिति की गंभीरता का अंदाजा तो तुम्हें लग ही गया होगा। यदि अभी भी जाना चाहती हो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। तुम्हारी यथासंभव सहायता भी करेंगे और नौकरी भी ढूंढ कर देंगे। लेकिन अकेले रहकर तुम खुद को कितना बचा पाओगी, इसमें संदेह है। एक परिवार पति का साथ और सम्मानजनक जीवन को ठुकराना चाहती हो तो तुम्हारी इच्छा। प्रिया जी कुछ क्षण मेरे मुख के भाव टटोल रही, लेकिन उत्तर न मिलने पर एक गहरी सांस लेकर उठने लगी तो मैंने हाथ पकड़कर रोक लिया। दीदी, मैंने आप सबकी बात पर गौर किया है, लेकिन मुझे यह महसूस हो रहा है कि मुझ पर सहानुभूति और दया दिखाकर ही आप यह निर्णय ले रहे हैं। हो सकता है बाद में इस फैसले पर आपको पछतावा होने लगे। राजेश बाबू भी यह नहीं चाहते तो बात आगे बढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं। मैं आप सबकी दिल से आभारी हूँ कि आप सब ने मेरे बारे में यह सोचा, मुझ लाचार को सहारा दिया, पराया नहीं समझा। मैं तो अभागिनी और मनहूस हूँ। शायद आपके जीवन में भी विष खोल दूँ। गला भर आने से मैं आगे न बोल पाई। राधा, तुम अभी भी हमें अपना नहीं मान सकी हो, इसलिए यह सब कह पाई हो। भैया को मनाने की बात तुम हम पर छोड़ दो। न हम तुम पर दया कर रहे हैं और न ही कोई फायदा उठा रहे हैं। कहो तुम तैयार हो। इधर कुआं उधर खाई, हर हाल में गिरना ही है तो क्यों ना इस रिस्क को उठाकर देखें। यह सोचकर मैंने स्वीकृति में सिर हिला दिया। प्रिया जी खुशी से मुझे बाहों में भरकर माँ को खुशखबरी सुनाने चली गई। शाम को राजेश बाबू मेरे पास आए और गंभीर स्वर में पूछा कि मैंने किसी दबाव या मजबूरी में आकर तो यह फैसला नहीं लिया है। मैंने भी यही सवाल उन पर दाग दिया कि क्या वह पूरे मन से यह रिश्ता निभाएंगे या मजबूरी में आकर ही मेरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हुए हैं। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। यदि तुम राजी हो तो पूरा प्रयत्न करूँगा कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। मैंने हामी भरी तो वह चुपचाप वहाँ से चले गए। फिर तो आनन फानन में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। राजेश बाबू 1 हफ्ते बाद आने का कहकर मुरादाबाद लौट गए।
उनके आने पर एक आर्य समाज मंदिर में साधारण तरीके से हमारा विवाह हो गया। इस बीच प्रिया जी ने मेरी माँ को बताया कि मैं उनके पास हूँ और वह कानपुर आकर मिल जाए। आने पर जब उन्हें मेरे साथ बीती कथा का पता चला तो वह बहुत रोई और रमेश परिवार को बहुत कोसा। मुझे सहारा देने और अपनाने के लिए सभी को बहुत धन्यवाद दिया। मेरे विवाह के पश्चात वह बनारस वापस लौट गई। संजय जीजा जी ने एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया था जिसमें मैं और माँ जी शिफ्ट हो गए थे। राजेश जी ने कुछ जगह नौकरी का आवेदन किया था। 2 महीने के अंदर ही उनकी एक फर्म में क्लर्क के पद पर नियुक्ति हो गई। पुरानी नौकरी छोड़कर वह भी सदा के लिए कानपुर आकर बस गए। मेरी शादी को 7 महीने हो गए हैं। मैं अपने परिवार में बहुत खुश हूँ। सभी मुझे बहुत प्यार और सम्मान देते हैं। राजेश जी का स्वभाव बहुत अच्छा है। हमारे प्रेम और खुशहाली का प्रतीक मेरी कोख में पल रहा है। हम दोनों अपनी बीती जिंदगी के दुख दर्द को बुरा सपना समझकर भूल चुके हैं। ससुराल के प्रत्येक सदस्य के लिए मेरे मन में बहुत आदर है, जिन्होंने मुझे एक पिंजरे की कैद से आज़ाद कराकर एक उन्मुक्त स्वतंत्र आकाश दिया है, जिसमें मैं अपने पंख फैलाए सारे गगन को नापती रहती हूँ, निडर, स्वतंत्र और प्रसन्न भाव से। खुशी से राधा का चेहरा एक अनोखी आभा से दमक उठा। पत्नी और मातृत्व का सागर उसकी आंखों में हिलोरे ले रहा था। मैं भाव विभोर होकर इस जीवन से भरपूर नई राधा को अपलक निहार रही थी, जो सुरीले स्वर में गुनगुनाने लगी थी। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।